नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लस ICS में। आज से हम लोग SSC 2025 के जितने भी लगातार एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर CPO हो या फिर और भी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं, उन सभी को कवर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आज से हम लोग SSC का सेट जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज हम लोग SSC प्रीवियस ईयर का सेट नंबर फर्स्ट करेंगे और इन सब सेट्स में जितने भी पहले के सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो पूछे जा सकते हैं, उन सबको शामिल करने की कोशिश की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो पर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। SSC के सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस एकदम से रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये देखिए, क्या बोला गया है, सवाल को पढ़िए। बोला जा रहा है कि एक बैंक जो है वो k रुपए n स्क्वायर वर्ष के लिए इतने प्रतिशत की दर से इंटरेस्ट पर लगाता है और एक दूसरा राशि है l रुपए, उसको n क्यू वर्षों के हिसाब से इतने प्रतिशत दर के हिसाब से साधारण ब्याज पर लगाया जाता है। काम की बात यहाँ देखिए कि जो ब्याज है दोनों कंडीशन में वो बराबर मिलता है, तो हमें k और a के बीच में रेशियो निकालना है। साधारण ब्याज का एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि यदि एक सर्टेन अमाउंट को 2 या 3 अलग अलग भागों में बांट करके अगर उसको मान लीजिए इसको R1 रेट पर लगाया गया, इसको R2 रेट पे लगाया गया, इसको R3 पे लगाया गया, है ना, इसको T1 वर्षों के लिए, इसको T2 वर्षों के लिए, इसको T3 वर्षों के लिए, या हो सकता है कि सारा का सारा समय बराबर हो। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, वैसी स्थिति में 1/R1 T1 रेशियो होगा 1/R2 T2 रेशियो होगा 1/R3 T3, ठीक है। आगे भी चलते चला जाएगा लगातार। अच्छा, यहाँ से जो रेशियो निकलेगा ना, वो कुछ नहीं बल्कि प्रिंसिपल का, मूलधन का अनुपात होगा। सेम सवाल बोला गया है अभी वाले में, आप देख सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है ना वो बराबर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं वो देखिए, 1/R1 T1। अब देखिए कि समय जो है वो n स्क्वायर है ना, और जो रेट है वो r पर पावर 1/2 है। रेशियो 1/ अगले वाले में देखिए n क्यूब, n पर पावर 3 समय दिया हुआ है और r पर पावर 3/2, इसको हम लिखेंगे r पर पावर 1 गुना में r पर पावर 1/2, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि पावर 1 और पावर हाफ दोनों ऐड होकर के 3/2 ही हो जाएगा। बेनिफिट क्या हो जाएगा, सो देखिए, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, n बचेगा। फाइनली आप देखिए ध्यान से क्या बचा, यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है, ये है n और ये है r। n r अगर 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा n r, रेशियो इधर क्रॉस करेंगे तो 1। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला, r/n रेशियो 1, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो 27 20 है। अच्छा, लगातार यदि 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संख्याओं का जो सम है वो दिया गया है। अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा आप बताइए। 5 से लगाएंगे तो 5 5 25 जाएगा, बचेगा कितना 2, 5 को 20, वापस बच गया 2 तो वापस हो जाएगा 5 को 20।
फिर से यदि 27, 20 सम है और संख्याओं की संख्या 5 है तो जब भाग दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा। ये एवरेज यहाँ आ गया सर 544, जो कि 5 लगातार विषम संख्या है तो एवरेज हमेशा बीच वाला। आपसे बोला जा रहा है तीसरी और पांचवी संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो आप हमको बताइए ना कि ये 544 है, ये 546 होगा और ये 548 होगा कि नहीं होगा? लगातार सम संख्या है तो तीसरा और पांचवा अगर आप जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9, है ना, और 5 और 5 10। तो ये हो गया आपका तीसरी और पांचवी संख्याओं का सम, यानी कि 1092। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें भी। ठीक है, तो हमने जोड़ दे करके एवरेज निकाला। एवरेज के मदद से हमको अगला संख्या पता चल गया। तीसरा संख्या ये है, पांचवा संख्या 548 है और बीच वाला जो संख्या होगा ये वाला वो 546 होगा। हमको थर्ड और फिफ्थ से मतलब था, चौथी संख्या से कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, MTS का पूछा हुआ 2024 में। हम लोग सवाल को यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, पहली धनराशि का जो पांचवा हिस्सा है वो दूसरी धनराशि के छठे हिस्से के बराबर है। पहली धनराशि का पांचवा हिस्सा यहाँ से लिख रहे हैं, पहली धनराशि का पांचवा हिस्सा, या फिर इतना क्यों करना, सीधा सीधा लिखिए, पहली धनराशि का पांचवा हिस्सा बराबर है दूसरी धनराशि के छठे हिस्से के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या आप नहीं जानते कि यहाँ से A/B जो है वो 5/6 होगा। ठीक है, अब आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि पहला वाला जो क्या बोल सकते हैं धनराशि है वो 6% के हिसाब से और दूसरा वाला को 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, बात को समझिएगा, पहला वाला को 6%, दूसरा वाला को 8%। इसको अगर 5 रुपया को हम 6% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इतना ब्याज मिलेगा, और 6 रुपया को जब हम 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 30%, यहाँ से मिलेगा 48%, यानी टोटल ब्याज मिलेगा 78%। हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 4 वर्षों के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, टोटल दोनों भाग पे वो 1560 दिया हुआ है। अगर हम इस वाले हिस्से में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकलेगा क्या, 1 साल का ब्याज। ठीक है, जब हम 1560 में 4 से 39 चको और ये 1 0 और आ गया, फिर से ये 390 क्या है, 1 साल का ब्याज है, और ये 30%, 48%, यानी टोटल 78% भी 1 साल का ब्याज है। इसीलिए तो 4 से भागा दिए ताकि 1 साल का निकाला जा सके। तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर 78% का जो वैल्यू है वो 390 के बराबर है, तो टोटल पैसा 5 और 6 11 का वैल्यू कितना होगा। बस इतना सा सवाल है। अगर ये परसेंट हम लोग हटाते हैं, ये परसेंट हटाएंगे तो ये यहाँ पे 100 आ जाएगा। 39 या 78 से सीधा काटे नहीं, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 78 5 जा 390। अब देख लीजिए 11 5 55 और 55 पर आ गया 00, यानी कि ये है आपका पहला नंबर ऑप्शन। आपसे पूछा गया था टोटल धनराशि, यानी कि 5 और 6 11। अगर पहला पूछता तो हम 5 निकालते, दूसरा पूछता तो 6 निकालते। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से शॉर्ट अप्रोच आपको रखना एग्जाम में, तभी हम लोग एग्जाम आगे बढ़ पाएंगे। NTPC 2025 का सवाल है ये। आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो इस वाले इक्वेशन का और इस वाले इक्वेशन का जो रूट है ना, वो दोनों का दोनों बराबर है, कॉमन है। ठीक है, फिर से दोनों इक्वेशन का जो रूट है वो बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें k का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए इतना आप समझ पा रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है,
अगर उन दोनों का, मान लीजिए कि इस इक्वेशन का 2 रूट है और इस इक्वेशन का 2 रूट है और दोनों रूट बराबर है, तो जाहिर सा बात है कि चाहे हम दोनों के क्या बोल सकते हैं, रूट का चाहे सम निकालें या दोनों का प्रोडक्ट निकालें, बराबर ही होगा। नहीं, इसका जो रूट है आंसर है वही इसका आंसर है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का सम बराबर कर सकते हैं। एक हल्का चीज़ और समझ लीजिए, ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्लियर है? अगर आपसे मूलों का जोड़, सम ऑफ रूट्स पूछा जाता, अंग्रेजी में लिख रहे हैं सम ऑफ रूट्स या जीरोज एक ही चीज़ है, वैसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला है -b/a का, और अगर अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाता है, वैसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो होगा c/a। क्लियर? तो हमें यही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए -b/a किस में आएगा, अगर हमको k का वैल्यू निकालना है तो हमको b इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के रूट का मतलब 0 का सम बराबर कर रहे हैं। एक इक्वेशन यहाँ है, अब बताइए, मूलों का जोड़ -b/a बराबर, यहाँ देखिए -b है ना 4 और बटा में कितना a, बस सीधा। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जब हम क्रॉस करेंगे तो 3k बराबर 8 यानी k बराबर हो गया 8/3, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर? समझाने में भले जो समय लगा हो वो तो लगना चाहिए, बस सॉल्यूशन आप देखिए 1 से 1.5 लाइन में आपका काम हो जाएगा, बस इतना सा है सॉल्यूशन इसका। ठीक है? दोनों का दोनों जो मूल था वो बराबर था। ये सवाल देखिए, इसे बनाइए, ये भी CBT NTPC का पूछा हुआ है 2025 का। बोला क्या जा रहा है कि जो दो संख्या है उनका जो अनुपात है वो 5:3 है। समझेंगे? क्या हम एक को 5x और दूसरा को x नहीं मान सकते? संख्या है, एक को 5x और दूसरा को 3x माना गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उनके LCM और उनके HCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है 135। ध्यान से देखिएगा, 5x और x का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 5x, मिस्टेक हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। एक 5:3 है, तो एक संख्या 5x और दूसरा संख्या 3x, तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा? 15x। दोनों का HCF कितना हो जाएगा? x, और ये दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 135। ये 15 से जाएगा 9 बार में, x में x से गुना करेंगे x² यानी x का वैल्यू निकल गया 3। अब अगर x का वैल्यू 3 हो गया तो एक संख्या है 5×3 15 और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 3×3 9। कन्फर्म? एक संख्या 15, दूसरा संख्या 9। अब आप बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि LCM और HCF के व्युत्क्रमों का योगफल। कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 और 9 का लघुत्तम कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? 1/45 प्लस महत्तम 15 और 9 का महत्तम कितना हो जाएगा? 3। 45 और 3 का LCM ले लीजिए, ये कट गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर आपका 15 आ जाएगा, ये हो गया 16/45, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ठीक ही है, इस लेवल के भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, sin A माइनस cos A का वैल्यू दे करके आपसे sin A इंटू cos A पूछा जा रहा है। आप देखिए और सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम में होते और आपके सामने ये सवाल आता तो आप क्या करते? हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है?
अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कन्फर्म, बराबर इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा और दोनों बीच में प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 2ab, जब 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 बटा में कितना 4, कन्फर्म। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो क्यों ना इस 1 को इधर ला करके घटा दिया जाए सर, कुछ ऐसा, क्लियर। आप देखिए कि 4 में 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रेश लिख लेते हैं, -2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, जब 4 गुना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और -2√6 बटे में 4, 5 में से 4 जाएगा ना तो 1 बचेगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ साइन ए कॉस ए का क्या कर सकते हैं सर, तो हम तो बोल रहे हैं कि ये जो 2 आप देख रहे हैं उसको यहाँ डाल दीजिए उठा करके, है ना, ये जो 2 आप देख रहे हैं माइनस रहने दीजिए, और 2 जब यहाँ आ जाएगा तो वो हो जाएगा 4 दूनी 8, क्लियर है। ये माइनस आप कॉमन कर लीजिए या माइनस को उस तरफ डाल दीजिए, सीधा हिसाब हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2√6 माइनस 1 बटे 8। देख लीजिए किस ऑप्शन में ये आपका आंसर है, ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों तरफ स्क्वायर करके आराम से निकाला जा सकता है। सीजीएल 2024 का पेपर है ये। आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए सेम सवाल है, मतलब सेम एग्ज़ाम है, सीजीएल प्री का पूछा हुआ है, 2024 का ही है। इस तरीके के सवाल अब आपको तैयार होना चाहिए, बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। देखिए सीधा सीधा सवाल है, 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक उधर है। आपसे बोला जा रहा है कि जो दोनों इक्वेशन है ना वो एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। सिर्फ हम पैरेलल का कंडीशन आपके सामने लिख रहे हैं, a बटा d बराबर b बटा e नॉट इक्वल टू c बटा f। वैसी स्थिति में नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जो हलों की संख्या होगी वो 0 होगी, 0 होगा। एक ग्राफ कुछ ऐसा है तो दूसरा ग्राफ ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। और जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, पैरेलल, यानी कि समांतर, ठीक है। तो ये पैरेलल होने का कंडीशन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आते हैं सवाल पर, हमने आपको बताया a बटे d बराबर में b बटे e नॉट इक्वल टू c बटे f, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा भाई, a बटे d, a 4 बटा में d के जगह पर क्या हो जाएगा k-2 बराबर b बटे e, b के जगह पे देख लीजिए k-2 और बटा में e, हाँ ई यहाँ है सर 9, क्लियर है। अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये पाते हैं कि k-2 का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 36 के बराबर है, ठीक है। k-2 का जो वैल्यू है स्क्वायर में वो 36 के बराबर है। क्या करें सो बताइए, k-2 ये जो रूट है वो अगर हम बराबर के उधर डाल देते हैं तो ये हो जाता है आपका 6, है ना, यानी कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर से ये स्क्वायर आप उधर डालते हैं तो 36 का वर्गमूल 6 होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। k का वैल्यू आपके सामने आ गया 8। अब क्या दिक्कत है, k स्क्वायर प्लस में 6
k का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और 6 64 और प्लस 6 आंसर क्या हो गया 70 हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड, के स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू 70। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे, सवाल एकदम बनेगा। आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, सोचिए कैसे बनाया जा सकता है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x वाई और y बटे x पर पावर 2 माइनस में 3 का। बहुत आराम से समझेंगे क्या इसमें किया जा सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि सीधा सीधा क्यों ना हम इसको भिन्न का जोड़ बना दें। एलसीएम देख लीजिए, एक्स वाई हो जाएगा, है ना, एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई, और ये पूरा पर क्या है स्क्वायर है। लास्ट में -3 को देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ध्यान से देखिए, अगर इतने के स्क्वायर में से 2xy निकालेंगे तो 2xy से 2xy कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और बटा में xy। हाँ, ये पूरे पर स्क्वायर है तो रखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x और y को जब आप जोड़िएगा, x प्लस वाई जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √6 और प्लस √6, 2√6 का स्क्वायर, है ना। इसके जगह पे 2 दूना 4 और ये हो गया 6, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 24। कहाँ लिखें, 24 माइनस 2 इंटू XY। देखिए, अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं आपस में, इसको और इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा सर 6 और b का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। XY का वैल्यू है 2, ठीक है जी, इतना का हो जाएगा स्क्वायर, और लास्ट में देख लीजिए -3। बताइए, 2 दूना 4, 24 में से 4 गया तो क्या बचा, 24 में से 4 गया तो 20 बचेगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 में से 3 जाएगा तो 97 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में अगर नहीं पकड़ में आता है तो 2 बार देखिए, जरूर आएगा। चलिए अगला सवाल है, ये MTS 2024 का है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, सो समझिएगा कि जो बेलन है उसके हाइट को समान रखते हुए उसके आधार के रेडियस को 1/3 कर दिया जाए तो फिर घटे हुए बेलन का आयतन और मूल बेलन के आयतन का रेशियो कितना होगा। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, एकदम समझने वाला सवाल है। देखिए, होता क्या है, बेलन का आयतन क्या है, तो सर πr²h। ठीक है, अगर हम ये पाई को इग्नोर करते हैं, अगर कांस्टेंट मानते हैं, तो बहुत आराम से आप समझ पा रहे हैं कि जो आयतन है ना सर बेलन का, वो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और हाइट पे। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, देखिए कि हाइट को समान रखा जा रहा है, हाइट को समान रखेंगे, इसको आप समान रखिए, बात को समझिएगा, हाइट को समान रख रहे हैं यानी हाइट एकदम कांस्टेंट हो गया। हटाइए इसको, अगर हाइट कांस्टेंट है तो रेडियस को जब हम डबल करेंगे तो क्या आयतन उसका 4 गुना नहीं होगा। जब हम रेडियस को 3 गुना करेंगे तो क्या उसका आयतन 9 गुना नहीं होगा। जब हम रेडियस को आधा करेंगे तो क्या उसका आयतन 1/4 नहीं होगा। ठीक है, r²/4 समझने के लिए तो बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि यदि रेडियस को जब हम 1/3 कर देंगे तो स्क्वायर होने के कारण जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो सीधे 1/9 हो जाएगा।
यानी ये रह गया आपका मूल बेलन का आयतन और ये हो जाएगा घटने के बाद। आपसे पूछा जा रहा है घटे हुए बेलन का कितना हो जाएगा 1, और मूल बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 9, 1:9। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस ये बना तो फॉर्मूले के आधार से है, लेकिन बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि सिर्फ आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो जिस रेशियो में हम स्क्वायर को मतलब रेडियस को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी के स्क्वायर के अनुपात में ये जाएगा। बस मतलब बिना कलम उठाए इसको समझ करके सवाल को करने वाला था ये। हाँ, MTS 2024। ये सवाल देखिए, एक परीक्षा में 160 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यदि हम एक सवाल सही करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलते हैं, और यदि एक सवाल गलत करते हैं तो फिर 1 नंबर निगेटिव चला जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, एक सवाल सही करेंगे तो हमें मिलेगा 4 नंबर। 160 सवाल है, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने सारा का सारा सवाल सही बनाया है, तो हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? तो सर 640। अगर हम ये मान लें कि हमने सारा का सारा सवाल गलत किया तो एक सवाल पर 1 नंबर कटेगा माइनस में, तो 160 सवाल में 160 नंबर हमको माइनस होगा। ये हमने खुद से एज्यूम किया है। सारा का सारा सवाल एक बार सही बना दीजिए, सारा का सारा सवाल एक बार गलत बना दीजिए, कुल मिला करके देखिए टोटल 400 नंबर मिला है। टोटल यहाँ आ जाएगा एवरेज। हमको एलिगेशन लगाना है, इधर का डिफरेंस हो जाएगा 560, इधर का डिफरेंस हो जाएगा 240। सही जा रहे हैं बिल्कुल, है ना, माइनस है एक प्लस है इसलिए ऐड हो जाएगा। ये कैंसिल है। 4 से 8 से काटिए, 8 से 7 बार में और 8 से 3 बार में। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो निकल गया। 7 और 3 10, टोटल सवाल था 160। अगर 10 का वैल्यू 160 है तो 1 का वैल्यू 16 होगा, और अगर 1 का वैल्यू 16 है तो 16 सते 112 और 16 तिया 48। ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये सब राइट क्वेश्चन है ना। ये सारा का सारा राइट है और ये सारा का सारा रॉन्ग है। आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए, उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा चौथा 112। ठीक है, ये तरीका है आपके सामने। एलिगेशन लगाइए, बहुत आराम से आंसर ला सकते हैं। होते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, 2 समरूप त्रिभुज है, उसके परिमाप जो है वो 4:7 के अनुपात में दिया गया है। ये सवाल देखिए तब तक नहीं बनेगा जब हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। देखिए, अगर हम ये मान लें कि 2 ट्राइंगल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा अपने मन से मान लेते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है, बटा में त्रिभुज DEF का परिमाप, इस परिमाप के वर्ग के, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हैं, उसके ये बराबर होता है, अनुपात में जाता है ये। अब आप देखिए सवाल में कि ये परिमाप है 4:7। ठीक है, 4:7। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ये जो 16:49 जो आया है वो किसका अनुपात है आप बताइए? तो आप कहेंगे सर ये तो एरिया का अनुपात हो गया, और टोटल एरिया देखिए दिया हुआ है 195। 16 और 49 जब ऐड होगा तो वो हो जाएगा 95। देख लीजिए ऐड करके, 9 6 15, 4 1 5 1 6, बिल्कुल 65। माफ़ करेंगे, टोटल कितना हो गया 65। ठीक है, अच्छा 65 क्या है? तो सर टोटल त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जोड़, और ये 195 क्या है? क्षेत्रफल का जोड़। तो 65 यूनिट का वैल्यू यदि 195 है तो क्या 1 यूनिट का वैल्यू 3 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपका 16 तिया
48 क्षेत्रफल। एक का वैल्यू 3 तो 16 का वैल्यू इतना, और जब हम इधर गुना करेंगे तो ये 50 150, ये कितना हो गया 147। बहुत आराम से समझिएगा, हमने शुरुआत यहाँ से किया हुआ है। जब परिमाप का स्क्वायर करेंगे तो वो क्षेत्रफल का रेशियो निकलेगा। तो 4 और 7 16 और 49 टोटल 65 का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू 3, 16 का वैल्यू, 49 का वैल्यू। तो ये दोनों एरिया निकल गया अलग अलग, 48 और 147 सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा 99, और 99 का 1/3 आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली 33। ठीक है, 99 का 1/3 33। इस तरीके से सवाल करेंगे। चलिए आगे आते हैं, इस सवाल को देखिए। इसमें हिंदी थोड़ा इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, सिर्फ इंग्लिश से काम चला लेंगे हम लोग। देखिए ट्रिगो में ये चीज़ को आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि अगर ट्राइंगल ABC में ये तीनों का तीनों यदि इंटरनल एंगल है, मान लीजिए इस तरीके से ट्राइंगल है ना, ये A है, ये B है और ये C है, ये B और ये C, इस तरीके से एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल सारा का सारा दिया हुआ हो तो फिर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि साइन A प्लस B/2 का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इन्वर्जन आप याद रखिए कि साइन किस में चेंज होता है, तो सर कॉस में। AB है, C मिसिंग है, वो हो जाएगा C/2 के बराबर। फिर से अगर आपसे कोई पूछे कि हमको कॉस A प्लस C/2 का वैल्यू बताइए, कॉसेक, तो आप कॉसेक किस में चेंज करते हैं, तो सर कॉसेक तो चेंज होता है सेक में। AC है, क्या मिस कर रहा है B/2 हो जाएगा। एक बार और, tan B प्लस C/2, तो tan किस में चेंज होगा, तो सर कॉट में। क्या मिस कर रहा है तीनों एंगल में से A, वो हो जाएगा A/2। उस हिसाब से यदि इस सवाल को बनाया जाए तो ध्यान से आप देखेंगे tan A/2 प्लस कॉसेक, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, तो सर सेक में होगा ना। B प्लस C, A मिसिंग है तो A/2 हो गया। बस उसी तरीके से tan A/2 माइनस वापस कॉसेक है, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। BC है, क्या मिसिंग है A/2। अब आप ध्यान से देखिए कि इतना लंबा जो आपको लग रहा था एकदम यहाँ से यहाँ तक में, वो बस इतना में आके सिमट गया है। ये हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B, होगा कि नहीं होगा। A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर हो गया A² माइनस B², होगा A² माइनस B²। इसका रिजल्ट कितना होता है -1, इसका वैल्यू -1 होगा। ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो गया -1। बस इतना सा बात है। अगर ये वैल्यू पहले होता और ये वैल्यू बाद में होता तो आंसर 1 होता। इतना बेसिक चीज़ तो पता है भाई, SSC की तैयारी ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो tan माइनस सेक है तो रिजल्ट होगा -1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। ये देखिए किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 3% की दर से, एकदम रेट पे कैलकुलेट करेंगे और बहुत आसान से तरीके से आंसर लाएंगे। 3 साल में 3% के हिसाब से कितने प्रतिशत का ब्याज होगा, 9%। ठीक है। 6 साल में 2 दूना 4 और 1 5/2%, कितना ब्याज मिलेगा 15%। कन्फर्म। ये वाला जो इंटरेस्ट है वो इस वाले इंटरेस्ट से सवाल में बोल रहा है कि 18 रुपये कम है। यहाँ देखिए कितने का अंतर हो गया, 9%। कहाँ से आया, 3 तिया 9, 15%, 6 गुने 5/2 15%। अब यहाँ पे जो अंतर है वो 6% का है। 6% का वैल्यू 18 के बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, 6
6% का वैल्यू 18 के बराबर है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए आपसे बोला जा रहा है 5 वर्षों का 4% के हिसाब से, यानी कि 4×5 20% का वैल्यू कितना होगा। ये परसेंट से परसेंट कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 20×3 60 रुपये। ठीक है, जो सवाल इतना बड़ा लग रहा था लैंग्वेज में देखने में, बस इतना समय बन गया। टोटल 60 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल देखिए, 150 मीटर की दूरी से जो पुलिस है वो किसी चोर को देखता है। जाहिर सा बात है कि चोर भागेगा, जाहिर सा बात है कि पुलिस उसका पीछा करेगा। दोनों का स्पीड आप देख सकते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। सवाल है कि चोर जो है वो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा चोर। तो सवाल ये है कि सर चोर पकड़ाएगा कितने समय के बाद, है ना। तो पहले हमारा काम होना चाहिए समय निकालने का। आप बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितना डिस्टेंस है, 150 मीटर। आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस, 8 10 सेम डिस्टेंस है, माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। 8 10 कितना बच गया, 2। किलोमीटर को चेंज कर दिया है, देखिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5 दूना 10 से 10 कैंसिल हो गया। 15 गुने 18 सेकंड के बाद चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो आपने बताइए चोर का स्पीड कहाँ गया, 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दिया गया है, और इतना के स्पीड से इतना सेकंड में चोर कितना भागेगा। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 8 5 40, 15 में 40 से गुना कर दीजिए, 15 चक्को 60। तो चोर जो है वो 600 मीटर भाग चुका होगा पकड़े जाने से पहले। ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए सवाल, प्रयास कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है मेंस सीजीएल 2023 के पेपर का। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर, ये सड़क है आपका, ठीक है, 150 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल 150। दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए एक खंभा यहाँ पर है और सेम हाइट का खंभा एक इधर है दूसरे साइड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोनों का हाइट बराबर है। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से खंभों का उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री है। एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। और मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये y है ना। आपका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, है ना। tan जब आप लगाइएगा, tan x दिया हुआ है 2/5, तो p/b ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो जाएगा 5। इसको हटा रहे हैं समझने के लिए, ये हो गया 5। अब tan y है p/b, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5। देखिए स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो खंभा है ना उसका हाइट दोनों का बराबर है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो क्या हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इसमें गुना करेंगे 2 से, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें गुना करेंगे 3 से, इसमें भी कर देंगे। कितना हो गया ये 6, ये भी 6। अच्छा अब ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया 15 और 10, बताइए 25। ठीक है, ये टोटल जो सड़क है उसकी चौड़ाई 25 का वैल्यू 150 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है प्रत्येक खंभे का हाइट बताइए, यानी कि 6 का वैल्यू कितना होगा। तो ये कैंसिल हो गया 6 बार में, 6 में 6 से गुना कर दीजिए, 36 मीटर आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। बस ठीक है, इतना इजीली कर पाएंगे आप मेंस का पेपर। आइए ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी इधर के एग्जामिनेशन में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी,
है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब का वेटेज थोड़ा बढ़ा है, तो धीरे धीरे आपको इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है, हम एक बार आपको समझा देते हैं। जो बहुलक है वो दिया हुआ है 48.5 बहुलक दिया हुआ है, ठीक है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा दी गई है, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता दी गई है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता दी गई है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की, जानते हैं, सारा का सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया है। बस सिर्फ आपको प्रोसेस, रेसिपी पता होना चाहिए, आंसर तक आप पहुँचेंगे। A to Z मटेरियल आपके सामने है। क्लियर? ये देखिए, हमने समय बचाने के लिए ये पूरा आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। बहुलक में ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 2FO0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू आई, ये बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक में आप ध्यान में रखेंगे कि हमें संचयी बारंबारता की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ बारंबारता, ठीक है। सारा का सारा चीज़ पता है आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। इतने सारे में से L क्या रहेगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। आपके सवाल में ये आ रहा होगा, ये बहुलक वर्ग कहाँ से निकलेगा सर? तो जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो इन सब का बारंबारता भी तो होगा। ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा मान लीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगा, उसके सामने वाला जो वर्ग है, क्लास है, वो आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। 30 से 40, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, छोटा है संख्या ये। बाकी F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F-1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F1 हो जाएगा ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। चलिए आते हैं फिर से, ये देखिए, L प्लस FO माइनस F माइनस 1 F-1 माइनस F1 इंटू आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है सर। चलिए, निम्न सीमा, निम्न सीमा कहाँ है सर? देखिए, ये निम्न सीमा 46.5 प्लस F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता। जब भी आप कंफ्यूज करें तो एक बार जरूर देख लीजिए, F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, और साफ दिया हुआ है कहाँ पर, देख लीजिए, बहुलक वर्ग। देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 थी, तो ये 34 हो गया, माइनस, ये माइनस है ना, तो एक पहले वाला बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 32 थी, बटा में 2FO, यही तो है 34, तो ये क्या हो जाएगा? 68, 34 का डबल, माइनस F-1 यानी 32 माइनस F1 बाद वाला, जस्ट बाद वाला, ये 25, और गुना में क्या? वर्ग अंतराल की लंबाई। नहीं लिखे? ओहो सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है। I बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल की लंबाई। लंबाई कहिए या चौड़ाई कहिए, एक ही चीज़ है ना। जैसे यहाँ पे 10 का अंतर है ना, 10 का अंतर है ना, उसी को पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ हम लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए, बहुलक वर्ग की चौड़ाई कितनी थी? बहुलक दिया हुआ, यहाँ पे आई लिख लीजिए, और ये दिया हुआ है 48.5। क्लियर? कितना आसानी से बनेगा, सोच समझिए आप बात को। ये 46.5 है, बराबर के उधर जाएगा 48.5, और यह है 46.5, तो उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 34 में से 32 जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी घटने के बाद कितना बचा था? 2, तो सारा का सारा तो कैंसिल हो गया, है ना। ले दे करके क्या बचा? I बराबर 68 माइनस 5 और 2 7, 3 और 2 5, 68 में से 57 जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 11 बचेगा। ये है बहुलक वर्ग की चौड़ाई,
ठीक है, तो सारा खेल इसमें इस फॉर्मूले का था। अप्लाई करिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, रंजीत 1 केजी आलू 20 रुपये में खरीदता है और 25 रुपये में बेच देता है। 20 का आलू हम 25 में बेचेंगे, 20 का आलू 25 में बेचेंगे, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचा जा रहा है? बिल्कुल, 20 रुपये में खरीदेंगे और 25 रुपये में सेल करेंगे, 4 वाला सामान 5 में बेचा गया। ठीक है, ये देखिए 1 केजी के जगह पे वो 800 ग्राम ही तौलता है। बेनिफिट उसको यहाँ से भी मिल रहा है, 800 ग्राम दे रहा है 1 केजी के जगह पर, यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है उसको। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, ये हो गया 4:5। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होंगी। 20 वाला 25 में बेचा, 4 वाला 5 में। 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम तौला है, वो दे रहा है 800 ग्राम, सामने वाला को बोल रहा है 1000 दे रहे हैं, तो 4 वाला 5 हो जाएगा यहाँ भी रेशियो। ये हो गया 16 और ये हो गया 25। सीधा सीधा हिसाब, 16 का सामान 25 में बेचा गया है, कितना का बेनिफिट हो जाएगा? गुना में 100 और बटा में 16। 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, 25 9 225 में 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 56.25%। बस आंसर है, खोज लीजिए आप ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ये है आपका सही आंसर। क्लियर? सिर्फ इतना में आपका आंसर है। आते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न को स्टडी करता है। ठीक है जी, वो रोज़ देख रहा है कि कितना सामान कम बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, सो एंड सो। उसे पता चलता है कि सोमवार की जो बिक्री है वो रविवार की तुलना में 10% कम हुई है। सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम हुआ है। ठीक है, 10% कम हुआ है, कोई बात नहीं। 10% का मतलब कितना हो गया? बोलिए 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 10 रुपया में 1 रुपया का कमी हो जाएगा तो 10 वाला 9 हो जाएगा, क्योंकि 10% कम न बिक्री हुआ सर, और अगले दिन 10% अधिक बिक्री हो गया, यानी कि 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 10 वाला 11 बिक्री होगा। ठीक है, 100 वाला बढ़ करके कितना हो गया? 99। ये शुरू का बिक्री था और ये ट्यूसडे का बिक्री है। ये संडे, ये ट्यूसडे। आपसे देखिए ट्यूसडे का दिया हुआ है और संडे का पूछा जा रहा है। ठीक है जी, कैसे बनाइएगा कि यदि संडे को 100 था तो फिर ट्यूसडे को बिक्री 99 था। संडे की बिक्री कितनी थी कि ट्यूसडे की बिक्री 1485 दी गई है। ठीक है, क्या कर सकते हैं 100 बताइए, कौन से टेबल से काटा जा सकता है? 0 0 अगर गुना करें, 2 0 है, इसका मतलब 15 से पॉसिबल है क्या? चेक कर लीजिए। 15 में यदि 99 से गुना करेंगे तो 15 9 135 और 135, 5 8 4 1, बिल्कुल। तो ये कैंसिल हो गया कितना बार में? 15 बार में। 15 में 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1500। ये संडे की बिक्री थी और ट्यूसडे की बिक्री तो खैर 1485 पहले से दिया हुआ है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। बहुत भारी सवाल नहीं है और ना ही उतना आसान है, आपको एक बार तो सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि आखिर क्या हम लोग अप्रोच लगा सकते हैं। 10 वाला 9, 10 वाला 11, 100 वाला 99, तो कितना वाला? 1485, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है, वो कर्ज दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका, समझिए, प्रिंसिपल। ब्याज का जो दर है ना, वो वर्षों की संख्या का 1/4 है। वर्षों की संख्या का 1/4 है। यहाँ पर देखिए, जो रेट है वो समय का 1/4 है।
अगर हम इसको 4x मानेंगे तो ये x हो जाएगा। क्लियर है? और ये देखिए ब्याज दिया हुआ है, लगा दीजिए ना सर सीधा सीधा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? आप बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है? P गुना में T गुना में R और बटा में 100, यही ना फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये देखिए 00 से 00 कैंसिल है। देखिए 324 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1296, है ना, 1296। और अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कम है 12960 से, तो मेरे हिसाब से क्या है कि ये 9 बार में कट जाना चाहिए। 1296 में यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हाथ में बचेगा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 12 9 8 होतल से और 8। ठीक है, बस चेक कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये पूरा कट गया कितना बार में? 9 बार में। x में x से गुना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर 3 पूछा क्या जा रहा है, देख लीजिए। ब्याज की दर को हम लोग क्या माने थे? x माने थे। x का वैल्यू क्या आ गया? 3%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। बस मतलब हम लोग चाहे तो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस लगा करके भी बना सकते हैं, कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं यूज़ किया गया, सीधा का सीधा बेसिक अप्रोच है। ये देखिए, हिमानी 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है, 500 रुपया उसको रिपेयरिंग में खर्चा हो गया, वो 20% लाभ पर सामान को बेच देती है। ठीक है, 20% लाभ पर बेच देती है, सक्सेसिव लगा रहे हैं इसमें। इसे बेच करके उसको जो भी पैसा मिला उसने दूसरा वॉशिंग मशीन खरीदा और उसको बेच देती है वो 10% के लॉस पर, तो वो हो जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस 20 गुना में 10 बटे 100। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 20 में से 12 जाएगा, 8% का उसको अभी भी प्रॉफिट है। टोटल मिला करके 8% प्रॉफिट होगा कितना पर? 8000 तो हम खर्चा किए थे, खरीदे थे, और 500 उस पर खर्च किए थे, यानी 8500 का हम सीधा सीधा निकाल देंगे। 8% देख लीजिए, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68, 680 रुपये का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताइए कितना लंबा सवाल आपको लग रहा हो देखने में, बस सक्सेसिव लगा के तुरंत आंसर ले रहे हैं। तरीका सीखिए, बने रहिए हमारे साथ, ऐसी चीज़ें ही आपको मिलेगी सीखने के लिए। कितना छोटा कर सकते हैं? 105 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन उनके द्वारा 8 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद कितना आदमी काम किया? 105 आदमी 8 दिन तक जब काम किया तो मालिक चाहता है कि टोटल काम 19 दिन में समाप्त हो जाए। 8 दिन खत्म हो चुका है, अब 21 दिन ही बचा है, तो समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को लाना होगा? मान लेते हैं x व्यक्ति को टोटल जरूरत पड़ेगा, 105 × 36 ये कर सकता है। 105 आदमी 8 दिन तक किया, एक आदमी और रहेगा, टोटल 1 आदमी रहेगा, 21 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 21 और 8 29। क्या करें सर? ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको अंदर ले आते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? बराबर। ठीक है, अंदर ले आए हैं जानबूझ करके। ये 105 यदि कॉमन करते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, अगर 105 कॉमन करेंगे तो 36 - 8 यानी कि 28 बराबर हो गया x गुना में 21। ये कटेगा कितना बार में? 5 बार में। 28 बचे 140। कितना आदमी चाहिए? 140। कितना आदमी लगा हुआ है? 105। कितना आदमी और लगेगा? कितना और देखिए
कितना आदमी और लगेगा, बस 35, है ना। 105 लगा हुआ है, 140 चाहिए, तो 35 आदमी और लेके आ जाइए ना सर, हो जाएगा काम पूरा आपका, 29 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल 2023 के प्री का पेपर है। 484 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है जो कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सीधा सीधा आप ये करिए ना कि 484 को पहले फैक्टर करिए। 484 आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 4 हो गया 2 पर पावर 2 और 121 हो जाएगा 11 पर पावर 2, है ना। क्या तरीका है सो देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल सम निकालना है उसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करते हैं, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 2। ठीक है, ये तरीका है। 2 है तो 2 तक जाएंगे। इधर देख लीजिए, 11 पर पावर 0 और ये हो जाएगा 11 पर पावर 2। क्लियर, ये कितना हो गया 1, 2 पर पावर 0 1 होगा, 2 पर पावर 2 यानी कि 4 होगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, इतना 5, अच्छा बीच में छोड़ दिए, गुना 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 121 और 1 122 गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 के 0, 12 25 60 और 1 61। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 610। देख लीजिए, बहुत सुंदर तरीका है, फैक्टर करके पावर डाल के इस तरीके से गुना किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए सवाल, एक इनलेट पाइप जो है, इनलेट पाइप जो पानी भरता है वो 120 घंटा में भर सकता है। क्लियर, एक पाइप जो है वो 120 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/120 भरेगा कि नहीं भरेगा। ठीक है, 1/120 माइनस, क्यों, चूँकि खाली करने वाला है। देखिए आउटलेट पाइप जो है वो 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में 1/54 खाली होगा। यदि 8 इनलेट पाइप है, 8 इनलेट पाइप है, सॉरी यहाँ रहेगा 8 और 3 आउटलेट पाइप है, यहाँ हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेगा ना 8 से 3 से। ये देखिए कट गया 15 बार में, ये देखिए कट गया 18 बार में, एकदम आराम से समझिएगा। ये हो गया 1/15 माइनस 1/18। हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बना दिया जाए। इसमें गुना कर देते हैं 5 से, यहाँ भी इसमें गुना कर देते हैं 6 से, ऊपर नीचे। अब देखिए ये सीधा सीधा हो गया 6/90 माइनस 5/90, है ना। जब भिन्न का घटाव बनाएंगे तो क्या बचेगा, 1/90। 1 घंटा में भरने वाला और खाली करने वाला पाइप मिल करके 1/90 भाग भरेगा, तो पूरा भरने में कितना घंटा लगेगा, 90 घंटा लगेगा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा। आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, भिन्न का घटाव बना सकते थे, लेकिन थोड़ा वो पेचीदा हो जाता, इसलिए जानबूझ करके हमने 90-90 दोनों बराबर कर दिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 1/90 यानी कि पूरा काम 90 घंटा में। यही आपसे पूछ रहा था कि कितने घंटे में वो भर जाएगी। ठीक है, ये टैंक होना चाहिए था, मिस्टेक है थोड़ा। चलिए अगले सवाल की ओर। एस को, आर जो है एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपये अधिक वापस करता है। 3 आदमी हैं, आर, एस और टी। आर किसको पैसा देता है, एस को। आर जो है वो किसको उधार दिया, एस को। ठीक है, एस इसको कितना देता है एक्स्ट्रा वापस, ज़्यादा, 17,000। अब जो ज़्यादा देगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, मतलब एस जो है वो आर को 17,000 रुपये इंटरेस्ट देता है। अब देखिए एस जो है वो टी को, एस वही पैसा किसको दे दिया, टी को।
उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर TS को 8.5% अधिक भुगतान करता है। SR को कितना ज़्यादा पैसा दिया था? 17,000, और TS को कितना पैसा ज़्यादा देता है? 8.5%। ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। मूलधन से हम जितना ज़्यादा पैसा देंगे वो ब्याज ही तो होगा। अब देखिए, S द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि आपसे पूछी जा रही है जिससे न तो कोई लॉस नहीं हो। किसको? S को। तो S जितना उधर से प्रॉफिट ले रहा है उतना ही इधर दे रहा होगा, बराबर करेंगे तब ना सर। 8.5% का उधर से मिल रहा है T से, और 17,000 इसको वापस देना है R को। तो अगर हम ये दोनों इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तभी ना नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। मतलब ये कि 8.5% का वैल्यू 17,000 होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू। क्या करेंगे? परसेंट तो ऐसे भी कटेगा, एक अंक के बाद पॉइंट है, इसको यहाँ डाल दीजिए। 85 का डबल हो जाएगा 170, तो 2 पर 3 और 2 टोटल 5 जीरो लगेगा। 2 लाख रुपए ऑप्शन नंबर 3। अगर S 2 लाख रुपए का व्यापार करता है, कोई उसको हानि नहीं होगा, हिसाब किताब उसको बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी अच्छा सवाल था, प्री का 2023 का पूछा हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और रेगुलर इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।